देख रहे हैं प्राचीन भारत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक जो रोमिला थापर द्वारा लिखी गई है और उसके अनुवादक गुणाकर मूल्य हैं और यह पुस्तक जुलाई 1987 में आई है। अब तक हमने इसका 4 चैप्टर देख लिया। आज हम देखेंगे 5वां चैप्टर मौर्य साम्राज्य। क्या देखेंगे? मौर्य साम्राज्य को आज देखेंगे। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि अजातशत्रु और बिंबिसार ने मगध का उत्कर्ष कर दिया था और इसी मगध के उत्कर्ष के बाद इस पर नंद राजाओं का क्या था? शासन था। तो मौर्य साम्राज्य में कहा जाता है और इसके बाद बना मौर्य साम्राज्य, तो जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। ईसा पूर्व चौथी सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था। वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। नंद राजाओं ने करों की वसूली से अपार संपत्ति जमा कर ली थी। उनके पास एक विशाल सेना भी थी, परंतु वे कुशल शासक नहीं थे। शुरू के नंद शासक अच्छे थे, 10 गो शासक नंद शासक हुए, लेकिन जो लास्ट का था वो काफ़ी अलोकप्रिय था, लोकप्रिय भी नहीं थे, इसलिए उनको उखाड़ फेंकना कठिन नहीं था। चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने, जो कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, इन्हें कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, मौर्य वंश के एक तरुण चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर तैयार किया। मतलब तरुण माने बहुत छोटे उम्र में ही चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर तैयार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा को सिंहासन से उतार दिया। समझा जाता है कि नंद राजा लोकप्रिय नहीं था, इसलिए लोगों ने नए राजा का स्वागत किया। सिकंदर, मगध में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान पश्चिमोत्तर से पंजाब की ओर लगाया। यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में पंजाब पर हमला किया था। सिकंदर ने भारत पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उत्तर के कुछ क्षेत्र हखमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में शामिल थे। सिकंदर ने हखमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया, लेकिन स्वयं सिकंदर 323 ईस्वी पूर्व में इस संसार से चल बसा। बहुत ही कम उम्र में यह चल बसा, 35 से भी कम उम्र में यह मर गया। पंजाब पर अब सिकंदर द्वारा पीछे छोड़े गए गवर्नर शासन करते थे। जो सिकंदर था वो क्या बनाता था? छत्रप बनाता था। क्या बनाता? जिसको गवर्नर भी बोलते हैं। तो ये छत्रप जो हैं उनको छोटे छोटे क्षेत्र का छत्रप बना दिया जाता था। तो जब सिकंदर चल बसा तो इन छोटे छोटे क्षेत्रों पे इन छत्रपों का या गवर्नरों का शासन हो गया और हकमनी शासक को जीत लेने के कारण यह हमारे पश्चिमोत्तर भारत के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया था। जब यह आक्रमण किया था उस समय मौर्य सम्राट का शासन नहीं था। किसका शासन था? उस समय नंद साम्राज्य का ही शासन था। सिकंदर के लौट जाने के बाद नंद साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य ने हराया। चंद्रगुप्त ने जल्दी ही समूचे पंजाब को जीत लिया। सुदूर उत्तर में कुछ प्रदेश यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन थे। चंद्रगुप्त ने एक लंबे अभियान के बाद अंत में उसे 305 ईस्वी पूर्व में हरा दिया। उसने सिंधु नदी के परे के उस प्रदेश को भी जीत लिया जो आजकल अफगानिस्तान का हिस्सा है। दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध भी स्थापित हो गए। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने मध्य भारत के भाग भी जीत लिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त का शासन काल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन हो गया। उसके बाद उसका बेटा बनता है बिंदुसार। करीब 25 साल तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया।
कुछ उल्लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त इसके बाद जैन मुनि बन गया था। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था और इस तरह इसमें लगभग सारा देश शामिल था। केवल कलिंग प्रदेश, उड़ीसा और सुदूर दक्षिण के राज्य ही उसके साम्राज्य में नहीं थे, परंतु दक्षिण के राज्यों के साथ उसका मैत्री संबंध था, इसलिए उन्हें जीतना जरूरी नहीं था। कलिंग के लोग मौर्यों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों को उन पर आक्रमण करना पड़ा। यह काम चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने किया। मौर्यों के अधीन उड़ीसा के जो शासक थे, कलिंग के लोग, वो रहना नहीं चाहते थे। तो जो आज भी कलिंग के नाम से मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे आज भी स्मृति है। बाद में इसी का कहते हैं कि बदला लिया खारवेल ने। अशोक मौर्य राजाओं में अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। वह भारत के महानतम शासकों में से एक था। उसने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल करने का फैसला किया। कलिंग पर चढ़ाई की गई और उसे जीत लिया गया, पर दोनों ओर की सेनाओं को भारी हानि उठानी पड़ी। घायल और मरते हुए सिपाहियों को देखकर देवताओं के प्रिय सम्राट प्रियदर्शी ये है रुम्मेनी स्तंभ का अभिलेख, जिसमें देवताओं के प्रिय सम्राट दीक्षा लेने के 20 वर्षों के बाद स्वयं इस स्थान पर, जहाँ बुद्ध शाक्य मुनि ने जन्म लिया था, आए और इसकी अभ्यर्थना की। उनकी प्रेरणा से यह प्रस्तर स्तंभ बना। भगवान की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को उन्होंने कर मुक्त कर दिया और इसके अन्न का अंशदान 8वां भाग निश्चित कर दिया। तो ये रुम्मेनदेई स्तंभ का अभिलेख है, पे ये सब चीज़ें लिखा गया है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक को बड़ा दुख हुआ कलिंग के युद्ध से पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर भी उसे बड़ा क्लेश हुआ। तब उसने फैसला किया कि वह आगे कोई युद्ध नहीं करेगा, बजाय इसके वह प्रयत्न करेगा और लोगों को समझाएगा कि शांतिपूर्वक रहे। उसके आगे के 30 साल के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ, मतलब उसने आगे 30 साल तक कोई भी युद्ध नहीं किया। कलिंग अब मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा हो गया था। भारतीय इतिहास में पहली बार सुदूर दक्षिण के प्रदेश को छोड़कर लगभग समूचा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन हो गया था, और यह इतिहास में 2 बार से 3 बार बहुत अल्प समय के लिए अलग अलग राजाओं के पास रहा, जिसमें एक तो खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी था और दूसरा अकबर था, और औरंगजेब के समय रहा, लेकिन वह भी बहुत क्षणिक समय के लिए रहा। तो इतना बड़ा समूचा प्रदेश पहली बार भारतीय इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन हो गया था। अपने शासन के 12वें वर्ष के बाद अशोक ने राजाज्ञाएं, मतलब राजा की आज्ञाएं जारी करना शुरू कर दिया। इसमें उसने धर्म, अच्छे शासन और लोगों का एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ये राजाज्ञाएं उसके साम्राज्य के सभी प्रांतों को भेज दी गई। इन्हें चट्टानों और स्तंभों पर ऐसे स्थानों पर खुदवा दिया गया जहां लोग इकट्ठा होकर इन्हें पढ़ सके। इस प्रकार प्रजा को जानकारी मिली कि उनका राजा क्या सोचता है। इन अभिलेखों से हमें अशोक के विचारों के बारे में भी जानकारी मिलती। अशोक का धर्म। अशोक बौद्ध था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, परंतु इससे भी अधिक वह उन ऊंचे आदर्शों में विश्वास करता था जो मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। इन्हें उसने धम्म कहा। संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत धम्म है।
तो धर्म को ही उसने क्या कहा, धम कहा प्राकृत में। अपने इस धम को उसने अपनी राजाज्ञाओं में समझाया है। उसकी राजाज्ञाएं विभिन्न लिपियों में लिखी गई। अधिकांश राजाज्ञाएं ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल अशोक के समय ज़्यादा होता था। उस समय भारत के अनेक प्रदेशों में इस ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत है, तो लिपि ब्राह्मी था और भाषा प्राकृत है। यह आम जनता की भाषा थी, जबकि संस्कृत भाषा ऊंची जातियों के शिक्षित लोगों द्वारा बोली जाती थी। अशोक को कुछ राजाज्ञाएं यूनानी भाषा में भी थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी। चूंकि अशोक अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो वे समझ सकते थे। तो यूनानी भाषा का भी उसने प्रयोग किया और प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया। इसलिए उसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो वे समझ सकते थे। अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में शांति और सौहार्द से रहे। उस समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदाय या पंथ दो समुदायों में बटे हुए थे। एक समुदाय था ब्राह्मणों का और दूसरा था श्रमणों का। तो एक ब्राह्मण थे और एक श्रमण थे। इसी श्रमण परंपरा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकला। श्रमणों में बौद्ध और जैन, ब्राह्मणों से मतभेद रखने वाले अन्य धर्मों के साधुओं का समावेश होता था। कभी कभी इन विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच जबरदस्त कलह भी होती थी। अशोक को यह पसंद नहीं था। वह चाहता था कि लोग एक दूसरे से मैत्री रखें और तरुण लोग बड़े बूढ़ों की आज्ञा माने, जो बच्चे हैं वे बड़े बूढ़ों की आज्ञा माने तथा बालक अपने माता पिता के आदेश माने, और जो बालक हैं वो माता पिता के आदेश माने। उसे मालिकों द्वारा अपने दासों तथा सेवकों के साथ किए जाने वाले बर्ताव के बारे में भी चिंता थी। इसलिए उसने विशेष रूप से निवेदन किया कि मालिकों को अपने सेवकों के प्रति दयालु और नर्म होना चाहिए। इससे भी अधिक महत्व की बात यह थी कि वह आदमियों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाना चाहता था। उसने युद्ध न करने का वचन दिया था। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि वह इसे एक क्रूर कार्य समझता था। वह यह भी नहीं चाहता था कि लोग मांस खाएं। उसके अपने रसोई घर में प्रतिदिन 2 मोर और 1 हिरन राजा के लिए पकाए जाते थे। उस पे उसने रोक लगा दी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि लोग शांतिपूर्वक रहे, जमीन तथा धर्म के मामलों पे कलह न करें। किसके मामलों पे? जमीन और धर्म के मामलों पे कलह न करें। उसका कहना था कि महत्व की बात आपसी मतभेद नहीं है, वरन साम्राज्य के भीतर एकता बनी रहना। यह देखिए अशोक के समय का, अशोक का साम्राज्य दिखाया गया। प्राचीन नगर, आधुनिक नगर, तो ये सब आधुनिक नगर है, दिल्ली वगैरह। और सांची, भृगुकच्छ, सारनाथ, पाटलिपुत्र, ये सब प्राचीन नगर है। और ये अशोक का साम्राज्य। देखिए यहाँ पे चोल, चेर, पांड्य, ये तीनों हमेशा अलग रहे, लेकिन इनसे संबंध हमेशा रहा। और ये कलिंग था, जो कभी भी मौर्यों के शासन के अधीन नहीं आना चाहते थे, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुआ, बड़ा युद्ध हुआ। यहाँ पे बहुत सारे उसके स्तंभ थे। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, कपिलवस्तु, रुमेनदेई, रामपुरवा, ये सब स्थलों पे उसके क्या थे? बहुत सारे खुदे हुए स्तंभ थे जिस पे राजाज्ञाएं थी। यहाँ पे तक्षशिला तक इसका शासन था। पेशावर आज का नया है, जो गंधार का क्या था, जो आज पेशावर बन गया, वो गंधार का एक पार्ट था। शकुनी क्या था? गंधार नरेश माना जाता है।
तो मौर्यों के अधीन प्रशासन, समाज और संस्कृति क्या था? मौर्य काल। अशोक की राजज्ञाएं चट्टानों, बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई है। स्तंभों पर इतनी बढ़िया पॉलिश की गई कि ये शीशे जैसे चमकते हैं। प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ पे के सिरे पे 4 सिंह बनाए गए थे। 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 4 सिंहों की इस बनावट को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। तो सारनाथ के स्तंभ पे कितने हैं? 4 सिंह। किसी स्तंभ पे हाथी, किसी स्तंभ पे सांड या बैल होते थे। ये देखिए, रामपुरवा के अशोक स्तंभ का वृषभ शीर्ष मतलब सांड का शीर्ष। अशोक का प्रशासन कैसा था? तो अशोक को राजज्ञाओं में उसके शासन संबंधी विचारों के बारे में भी जानकारी मिलती। उसका मत था कि राजा को प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि पिता अपने बच्चों के साथ करता है। अपनी राजज्ञाओं में वह अक्सर कहता है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। अशोक विविध प्रकार से प्रजा की देखभाल करता था। उसने नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनवाई ताकि लोग सुगमता से और शीघ्रता से यात्रा कर सकें। तेज धूप से बचने के लिए उसने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, पानी के लिए कुएं खुदवाए और थके मांदे यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनवाई। उसने रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र खुलवाए। उसने पशुओं के इलाज के लिए भी चिकित्सा केंद्रों का प्रबंध किया। तो उसके समय में पशुओं का भी इलाज किया जाता था। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, से शासन करता था। उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद था और उसके आदेशों का पालन करने के लिए अनेक अधिकारी थे। साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था और प्रत्येक प्रांत का शासन एक राज्यपाल संभालता था। ये राज्यपाल राजा के अधीन होते थे। जान पड़ता है कि इन प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। तो 4 बड़े प्रांत थे, उन प्रांतों को कई जिलों में बांटा गया था और प्रत्येक जिले में कई गांव होते थे। तो अगर हम देखें तो क्या थे? कई गांव होते थे। जैसे पहले क्या था? 4 प्रांत में जिले और कई जिले में कई गांव। तो गांव आज भी क्या था? सबसे छोटी यूनिट था। जिले के प्रशासन के देखभाल के लिए कई तरह के अधिकारी थे। कुछ अधिकारी जिलों का दौरा करते थे और व्यवस्था को देखते थे। कुछ अधिकारी जिलों से कर वसूल करते थे। कुछ न्यायाधीश होते थे और उनके सामने लाए गए मुकदमों का फैसला करते थे। अशोक चाहता था कि न्यायाधीश जहाँ तक संभव हो अपने फैसलों में दंड देने में उदारता बरते। कुछ अन्य अधिकारी करों के रूप में वसूल किए गए धन का हिसाब रखते थे और बड़े अधिकारियों को उनके कार्यों में मदद करते थे। सारनाथ के अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष। भारत के स्वतंत्र होने पे इस स्तंभ शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो देखिए, ये है, इसमें 3 शेर दिखाई देता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और एक शेर पीछे। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों, तो प्रत्येक गांव में क्या होता था? एक अधिकारियों का दल होता था। एक अधिकारी नहीं होते थे, कई अधिकारी होते थे जो गांव के लोगों तथा पशुओं का देखभाल, जो लेखा जोखा रखता था
और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। प्रशासन कार्य कई विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष पाटलिपुत्र में रहता था। अध्यक्ष कहाँ रहता था? तो पाटलिपुत्र में रहता था। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कहाँ रहता था? तो पाटलिपुत्र में रहता था। इस प्रकार राजा को सदैव जानकारी मिलती रहती थी कि उसके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है। नगर का प्रशासन एक परिषद और 6 समितियों देखती थी, जिसके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। और इन अधिकारियों के अलावा अशोक ने एक विशेष प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया। इन्हें वह धर्म महामात्र कहता था। जिन्हें क्या कहता था? धर्म महामात्र कहता था। ये अधिकारी सारे देश का दौरा करते थे, स्थानीय कामों की जांच पड़ताल करते थे, लोगों की शिकायतें सुनते और सभी को समझाते कि धर्मानुसार आचरण करें और आपस में मेल जोल से रहें। तो नगर क्या था? एक परिषद और एक 6 समितियां देखती थी। अलग अलग विभाग होते थे। प्रशासन के कई विभाग जो होते थे उनके अध्यक्ष कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में रहते थे। विशेष प्रकार के अधिकारी क्या थे? धर्म महामात्र था। पड़ोसी देशों से संबंध। अशोक अपने पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। उसने आजकल के राजदूतों की भांति धर्मदूतों के कई दल पश्चिमी एशिया के राज दरबारों में भेजे। ये यूनानी राजा थे जिनके नामों का उल्लेख उसने अपने एक अभिलेख में किया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा। महेंद्र ने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया और श्रीलंका का राजा बौद्ध हो गया। मतलब महेंद्र को, अपने पुत्र को उसने श्रीलंका भेजा, जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वहां के राजा को बौद्ध बना दिया। उसके मन में अशोक के लिए बड़ा सम्मान और प्रेम था। कौटिल्य और मेगास्थनीज। मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ जानकारी 2 साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। उनमें से एक है अर्थशास्त्र, जिसका आज उपलब्ध अधिकांश हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखा था। इस ग्रंथ में कौटिल्य ने समझाया कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। और दूसरा स्रोत है, इसी में सप्तांग का भी कौटिल्य के सप्तांग का भी चर्चा होता है। दूसरा स्रोत है मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखा हुआ विवरण। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था और उसने चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय भारत में बिताया था। मेगास्थनीज का वृत्तांत, जिसका दुर्भाग्यवश कुछ ही अंश बचा है, उसका आंखों देखा वर्णन है। मेगास्थनीज जानकारी देता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल और सुंदर नगर था। एक मजबूत परकोटे से घिरा हुआ था। मकान लकड़ी के बने हुए थे, परंतु राजा का महल पत्थर का बना हुआ था। राजा के दरबार और उसके वैभवपूर्ण जीवन मेगास्थनीज बहुत प्रभावित था। राजा जनता की सब तरह की शिकायतें सुनने का सदैव तैयार रहता था। चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी सेना थी, क्योंकि उसे कई युद्ध लड़ने पड़े। अधिकारियों द्वारा जमा किए गए करों का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च होता था। उस समय का समाज क्या था? मेगास्थनीज लिखता है कि अधिकतर लोग खेती करते थे। अधिकतर लोग क्या करते थे? खेती करते थे। उनकी या तो अपनी भूमि होती थी या वे राजा की भूमि पर काम करते थे। वे गांवों में सुखपूर्वक रहते थे। चरवाहे और गडेरिये भी गांव में ही रहते थे। बुनकर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार और अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। उनमें से कुछ राजा के लिए काम करते थे, जबकि कुछ नागरिकों के इस्तेमाल के लिए चीज़ें तैयार करते थे। व्यापार उन्नति पे था और व्यापारी अपना माल देश के कोने कोने में ले जाते थे। काफ़ी अधिक लोग सेना में भर्ती थे। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था और वे सुख चैन से रहते थे। मंत्री, अध्यक्ष और अन्य अधिकारी नगर तथा गांव दोनों में काम करते थे। किसानों, कारीगरों तथा सैनिकों की तुलना में ब्राह्मणों और जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी, परंतु हर कोई उनका सम्मान करता था। वे राजा को कोई कर नहीं देते थे। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध भिक्षु राजा को कर नहीं देते थे।
मौर्य साम्राज्य का अंत। मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के कई कारण थे। एक तो यह था कि अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे, वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल न सके। दूसरा कारण यह था कि साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी के कारण एक दूसरे से अलग थलग पड़े हुए थे। तो दूरी भी एक कारण था इसमें, प्रशासन से अलग होना, इसलिए प्रशासन में तथा संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती थी। एक विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता थी। शायद बाद के मौर्य शासक इतने भारी खर्च के लिए पर्याप्त कर वसूल नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांत अलग होने लगे और अंत में स्वतंत्र बन गए। फूट का नतीजा यह हुआ कि चंद्रगुप्त द्वारा यूनानियों को हराने के 100 साल बाद बक्ट्रिया के यूनानी राजाओं, बैक्ट्रिया जिसको आज के डेट में बोलते हैं, बक्ट्रिया के यूनानी राजाओं ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के एक भारतीय राजा पर आक्रमण किया और इस राजा को अकेले ही आक्रमण का सामना करना पड़ा। किसी दूसरे भारतीय राजा ने इसकी मदद नहीं, इसलिए यूनानियों से वह पराजित हुआ और 20 साल बाद 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य अंत हुआ। पुष्यमित्र शुंग उसके ही क्या था, उसका ही सेनापति था, या क्या था, मौर्यों का मौर्य सेनापति था, जिसने अंतिम राजा को मारकर शुंग वंश का शासन स्थापित किया। हम अगले अध्याय में देखेंगे भारत 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, मतलब अभी तक निगेटिव में चल रहे थे, अब पॉजिटिव में चलेंगे हम लोग।